हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 12 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को, यानी कि जो घंटी का निशान दिख रहा है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट नंबर 12 का पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया है कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास, खाली स्थान दिया गया है, कि प्रमुख उद्देश्य थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास जो था, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1974 से लेकर के 1978 तक रही थी। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें योजना अवकाश, तो देखिए योजना अवकाश का जो समय था ये 1966-67 से लेकर के कब तक था, तो 1968-69 तक था, ठीक है फ्रेंड्स। और इस अवधि में, ये 69 है, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। और योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष, सूखे के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो अवधि था वो 1969 से लेकर के 1974 तक था, ठीक है। और ये जो रोलिंग प्लान है यह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो आप इन सबको फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, धामेक स्तूप की नींव अशोक के शासनकाल में रखी गई थी। इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ, जबकि गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ था। धामेक स्तूप वाराणसी के निकट सारनाथ में अवस्थित एक ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण 500 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ। मैंने बताया ना कि गुप्त काल में यह पूर्णतः बन करके तैयार हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए खिलाफत आंदोलन के समर्थन में अगस्त सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच में देशव्यापी असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 5 फरवरी 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 1920 से 1922 तक फरवरी, यहाँ अगस्त भी आप यहाँ कर लेंगे, अगस्त सितंबर, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, इक्वेटर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इक्वेटर क्लियर है। और देखिए ये जो भूमध्य रेखा है यह दक्षिण अमेरिका महादेश, एशिया और अफ्रीका, यानी कि 3 महादेश से होकर के यह गुजरती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन 3 महादेशों के यह 13 देशों से होकर के गुजरती है, याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो पूछा गया है कि नहीं गुजरती। अब 13 देशों का नाम याद करना तो पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चार्ट जो देख रहे हैं ये 13 कंट्रीज हैं, इनको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये गुजरती नहीं है किससे होकर के, तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश से जो है भारतीय राज्य जो सटते हैं वो असम है, उसके बाद नागालैंड है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, यानी कि जो फॉरेन कंट्री है वो कौन कौन सा है, तो फ्रेंड्स भूटान है, म्यांमार है और तिब्बत है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर से नहीं सटती है, ठीक है। असम और नागालैंड से सटती है, भूटान से सटती है, उसके बाद म्यांमार से सटती है और तिब्बत से सटती है। उसके बाद देखिएगा कूपिका, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजी में इसको पुल्मोनरी एल्वियोली कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसका अंग्रेजी नाम क्या है, पुल्मोनरी एल्वियोली, क्लियर। ये फेफड़ा के भीतर गुब्बारे के जैसा रचना है, जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अलग होती है और ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेफड़ा में है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है।
फ्रेंड्स करीब 35 से 36 वीडियो हम लोगों ने बिहार फायरमैन के लिए कवर कर लिया है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। साइंस का हमने 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज कवर किया है, जिसमें टोटल 5 वीडियो में हम लोगों ने 400 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ 2 हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वीडियो कवर किया है, जिसमें 80 क्वेश्चन है, जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, ठीक है। बिल्कुल 10th लेवल के प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। देखिए इसमें सबसे जो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा गया है वो हो जाएगा किसका, तो आर्गन का। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आर्गन क्या है, एक नोबेल गैस है और इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि यह पूरा फुलफिल है और इसीलिए आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है वो सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो इसमें क्लोरीन का होगा, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं, बताइए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, यानी कि कैग इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इनका जो कार्यकाल होता है कैग का, ये 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ईयर्स EARS है, ठीक है, ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और वर्तमान में कैग कौन है भारत के, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को यह अपनी ऑडिट का विवरण प्रस्तुत करता है। कि संवैधानिक, यहाँ पर देखिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। तो ये कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में 1985 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इस संशोधन के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई है और इस अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल के परिणाम स्वरूप संसद या विधानमंडल की किसी सदन दल बदल संबंधी कठोर कानून बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे रंग को बंद क्यों कर देता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पानी की क्षति को रोकने के लिए जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पानी की क्षति को रोकने के लिए पौधे अपने रंग बंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पानी की क्षति कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में पानी के नुकसान के रोकने के लिए, ठीक है। चलिए नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग जो है यह एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में, ठीक है, थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करती है और यह एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और देखिए नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न है कि स्वप्नवासवदाता के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वप्नवासवदाता जो है यह महाकवि, यहाँ भास देख रहे हैं, इनकी प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भास। उसके बाद देखिएगा कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल आपने सुना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा लेख के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए हाथी गुम्फा लेख में ही पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, भारतवर्ष का। क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो ये चंद्रवरदाई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे। तो देखिए ये खजुराहो का जो मंदिर है यह कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों के जो है निर्माण में इन्होंने सहयोग दिया था। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किस शासक के साथ लड़ा था। देखिए विजयनगर के साम्राज्य तुलुभ वंश के थे। ये किस वंश के थे, तुलुभ वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अष्ट प्रधान जो थे, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान, ठीक है, तो अष्ट प्रधान जो थे वो शिवाजी के मंत्रिमंडल से संबंधित थे और अष्ट दिग्गज जो थे, ध्यान रखेंगे, अष्ट दिग्गज ये कौन थे, तो तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे जो कि किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के। क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो युद्ध था जिसमें गोलकुंडा के कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किस शासक के साथ लड़ा था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह।
क्लियर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बीदर के सुल्तान, याद रखेंगे फ्रेंड्स, बीदर के सुल्तान महमूद शाह को भी इन्होंने पराजित किया था। उसके बाद बीजापुर के यूसुफ शाह आदिल को भी इन्होंने पराजित किया था। आखिरी बीजापुर अगर हम बात करें, इनका आखिरी अभियान जो था बीजापुर के इस्माइल, यहाँ पर देख सकते हैं इस्माइल आदिल शाह के खिलाफ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मशनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के संग्रह नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुबैन। ठीक है, मुबैन जो था ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से 1945 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, यहाँ धुरी राष्ट्र पूछा गया है। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली थे, चाइना नहीं था। वहीं मित्र राष्ट्र अगर पूछा जाता तो मित्र राष्ट्र कौन कौन सा हो जाता, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका हो जाता है। ठीक है, जो भी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका की तरफ से लड़े ये क्या कहलाए, मित्र राष्ट्र का है। और धुरी राष्ट्र गुट यानी कि जो भी जापान, जर्मनी, इटली के समर्थन में थे वो धुरी राष्ट्र गुट। उसके बाद देखिए इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, उसके बाद प्रन्यास परिषद है, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और सचिवालय है। इसमें से विश्व स्वास्थ्य संघ जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है ये सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था सीमांत गांधी के नाम से। उसके बाद देखिए अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए फ्रेंड्स अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यहाँ पर ये पत्रिका है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किया था, तो 1875 में किया था। क्लियर है फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, और इनके सभी विचारों का संग्रह इनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में है। उसके बाद देखिएगा कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो हैं फ्रेंड्स ये कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की और भी एक रचना है आनंद मठ, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है, ध्यान रखेंगे। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। पुरुष जिन संगठन होता है, तो पुरुष जिन संगठन जो होता है ये आपका होता है XY। ठीक है, याद रखेंगे क्रोमोसोम में जीन होता है, और XX जो है ये महिला जिन संगठन होता है, मादा जिन संगठन। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यूनिवर्सल डोनर जो कहा जाता है ब्लड ग्रुप O को कहा जाता है। यूनिवर्सल रेसिपिटर यानी कि सर्वग्राही कहा जाता है ब्लड ग्रुप AB को। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश जो होता है सूर्य की रोशनी में। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, तो इसका उप उत्पाद जो होता है ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विकास को सर्वप्रथम जो है लैमार्क ने समझाया था। ठीक है, किसने समझाया था, लैमार्क ने। बाद में चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैव विकास संबंधी प्रसिद्ध डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो ये लैमार्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, तो हरगोविंद खुराना ने। क्लियर है, हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1968 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो देखिए ये कौन सा धातु है, तो ये एल्युमिनियम है। ठीक है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम की मिश्र धातु से बनाया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक हल्की धातु है और इसमें जंग नहीं लगता है।
उसके बाद देखिए किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्लोरोपिक्रिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, याद रखेंगे। इसको जो है क्या कहा जाता है, क्लोरोपिक्रिन को क्या कहा जाता है, तो इसको टीयर गैस यानी कि अश्रु गैस कहा जाता है। और अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं किसका, तो ये SO2 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया था। तो फ्रेंड्स यह 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, तो 5.6 रखा गया था, और ये 5.6%, और ये पार करके कितना चला गया था, तो 6.8%, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था ये 1992 से लेकर के कब तक था, 97 तक। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना रही, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना रही थी, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये साहेल सिंह जोश चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है यह किया गया था, उसका शीर्षक पूछा गया। तो सबसे पहले जान लीजिए शीर्षक इसका रज़्मनामा है, और इसका अनुवाद जो है मुगल शासक जो अकबर था इसके शासनकाल में फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदाविनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने। तो याद रखेंगे, ठीक है, रज़्मनामा नाम से। उसके बाद देखिएगा कि सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह ग्रह जो है ये यूरेनस है, यानी कि अरुण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, देखिए यह ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला प्रश्न देखिए कि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। तो देखिए महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ज्ञान प्राप्ति के पूर्व इनका नाम जो था ये क्या था, वर्धमान था। उसके बाद देखिए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया, पूछा गया। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, किसके बीच में, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में, ठीक है। और देखिए इसके तहत क्या किया गया, तो इसके तहत भारत को 3 पूर्वी नदी व्यास, रावी और सतलज, ठीक है, इसमें झेलम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यास, रावी और सतलज नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इन पर जो है जल का अधिकार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, तो ये क्या हो जाएगा, जैव विकास सिद्धांत। ग्रेगर जोहान मेंडल, तो ये आपका इन्होंने क्या दिया था, वंशानुगति का नियम दिया था। और GBS हेल्डन, ये हो जाएगा पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति। 2, 3 और 1 हो जाएगा। तो देखिए 2, 3 और 1 कहाँ दिया गया, 2, 3, 1 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर मिलान करना है। तो देखिए इसको मिलाते हैं एक करके। देखिए फ्रेंड्स ये पॉलिस्टर हो जाएगा 1 नंबर से। उसके बाद टेफ्लॉन देख लीजिए, टेफ्लॉन से क्या होता है, तो भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उस पर न चिपकने वाली परत चढ़ाया जाता है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा रेयॉन जो होता है ये आपका हो जाएगा, अब ये 3 नंबर से कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और नायलॉन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किससे, पैरासूट और मोजे बनाने में उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 4, 3, 2, यानी कि पहला का 1, दूसरा का 4, तीसरा का 3 और चौथा का 2। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का उष्मीयमान अधिकतम है। तो इसमें से जो उष्मीयमान अधिकतम है वो किसका हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें उष्मीयमान जो हो जाएगा अधिकतम वो आपका हो जाएगा पेट्रोल का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता है। तो ये चुनाव कौन सा है, ये पंचायत चुनाव है। क्लियर है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, ध्यान रखेंगे। भारत के महान न्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पादप, अच्छा अभी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, जरा आप कमेंट करके बताइएगा, महान न्यायवादी। उसके बाद देखिए कौन से पादप उत्तक को वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है केवल मेरिस्मेटिक उत्तक को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो राज्य में बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये है 13B। ठीक है, 13B अनुच्छेद जो है इसमें विधियों के न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध किया गया है और इसका अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में बनाए गए कानूनों को न्यायालय गैर कानूनी घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संविधान का जो आर्टिकल 64 है उसी में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेंकैया नायडू जी हैं वर्तमान में भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो हमारा संविधान जो है ये सर्वोच्च है। उसके बाद देखिए कि भारतीय राजनीति की व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है यह किसके अधीन रह करके कार्य करती है, बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कार्यपालिका जो है ये विधान पालिका के अधीन रह करके कार्य करती है। उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो देखिए शून्यकाल का अर्थ जो होता है ये प्रश्नकाल की तत्काल बाद का समय होता है। उसके बाद देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है। तो ये राज्यपाल होते हैं। आपको पता है कि कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कानून विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो ये देता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एडवोकेट जनरल। और महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का सबसे प्रमुख विधिक अधिकारी होता है और ये राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स ये नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत का संगठन। उसके बाद देखिएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग, यानी कि संवेग mv हो गया और वेग क्या हो गया v हो गया, इसका अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त हो रही है। तो v से v कैंसिल, m बच गया, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। बल का गुणनफल F इक्वल टू क्या होता है, तो m इंटू ए होता है। F इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए हो गया, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि पूछा गया है, तो सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ठीक है, विस्थापन, वेग, बल ये सभी सदिश राशि हैं। उसके बाद अगर बात करें तो चाल, तापमान, मात्रा, आयतन ये सभी अदिश राशि हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या दिएगा, आयतन, ये जो है अदिश राशि है। क्लियर, चलो उसके बाद देखिएगा कि इसमें से कौन सा त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो आपने पढ़ा होगा कि E इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। u जो है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी और t टाइम है। उसके बाद देखिए दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त। ठीक है, ये तो है दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य याद रखेंगे, तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो किसमें होता है। तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये होता है बीटा कण में। ठीक है, अल्फा जो होता है ये धनात्मक होता है इस पर, और गामा जो होता है ये आवेशहीन होता है। क्लियर, अनावेशित होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। 2 प्रोटॉन बताइए, तो यानी कि 2 प्रोटॉन है, यानी क्या है वो, हीलियम है। हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5। ठीक है, इस तरह से आप करीब करीब 20 तक जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातु के तत्वों के लिए होती है। तो देखिए 2-8 ये अक्रिय गैस हो गया, क्योंकि ऑक्टेट जो है इसका पूरा फुल है। 2-8-7 यानी कि ये हैलोजन है, लास्ट में 7 है। उसके बाद देखिएगा ये भी अक्रिय गैस हो गया। 2-8-10 कितना हो गया, और 8-18 2 20। 20 क्या है, धातु है। कौन सी धातु है बताइए, कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका है राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा
तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इनका सामान्य गुणधर्म जो है बेसिक और एसिडिक दोनों है, बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसमें से देखिए कौन सी जो है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो फ्रेंड्स ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ संबंधी नियम है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सालसेट द्वीप जो है यह किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अरब सागर में स्थित है यह सालसेट द्वीप और भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिथियम का परमाणु भार, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 और 6 होता है, तो करीब 6.941 AMU या फिर ग्राम पर मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की यहाँ पर लिखा है, फंक्शन की लिखा हुआ है, उपयोग किया जाता है। तो ये किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है F1 का। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? तो फ्रेंड्स यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा 71 से लेकर के 80 तक में मैथ के प्रश्न, फटाफट इनका मैं आंसर आपको बताते चलता हूँ। फिर 81 से 90 तक में अंग्रेजी के क्वेश्चन और 91 से 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 71 का राइट आंसर 8000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 24 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करते चलेंगे। 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से 12:30 PM। उसके बाद देख लीजिएगा 76 का, तो इसका हो जाएगा 3/2। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1। 78 का सही आंसर हो जाएगा 320 रुपीज़। 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 21 और 80 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो आपका हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ से अंग्रेजी के क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कर रहा है कि ये जो बोल्ड किया गया है ना यहाँ पर, ये नीचे आप देख सकते हैं, उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इम्प्रूव करेंगे, अगर नहीं आ सकता है तो आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्ड। तो देखिए कह रहा है कि प्रश्न व्हेन द वेजिटेशन इज अल्टर्ड द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑल्सो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ऑल्सो चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ऑल्सो चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ये स्नेक इन द ग्रास, इसका इडियम दिया गया है। ये स्नेक इन द ग्रास मतलब विश्वासघाती मित्र होता है, धोखेबाज होता है इसका मतलब। तो एन अनरिलायबल पर्सन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डेंस, यहाँ मैनग्रोव्स, डेंस घना मैनग्रोव्स आर कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स सबमर्ज्ड, क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और वाटर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओवर वाटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पीस ऑफ केक, इसका इडियम क्या होता है? तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान। ठीक है, तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा, समथिंग वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। बताइए यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ पर ग्रामेटिकली एरर है, यानी कि ये पूरा जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर एरर कहाँ पर है। देखिए मोस्ट ऑफ द के बाद क्या होता है, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, फ्रेश वाटर लेक्स हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। तो ये वाला जो पर्सन है ना, फ्रेश वाटर लेक नहीं होगा, फ्रेश वाटर लेक्स होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल जो है वो यूज होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स, खाली स्थान दिया गया है द मैमल, तो एमोंग द मैमल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एमोंग का इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा उसी प्रकार से अंडरलाइन पार्ट में अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करने की आपको ज़रूरत है तो करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पर टिक लगाएंगे। द टर्म फ्लोरा इज यूज फॉर डिनोट प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड।
तो देखिए फ्रेंड्स, यूज फॉर जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यूज फॉर डिनोट, इसके स्थान पर यूज टू डिनोट होता है, यूज टू डिनोट। देखिए यहाँ पर लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग किसका लिखा गया है, तो इसमें से जो रॉन्ग स्पेलिंग लिखा गया है वो आपका नेसेसरी का लिखा गया है। नेसेसरी का क्या होता है, सही है इसका स्पेलिंग तो NECESSARY होगा, जो कि यहाँ पर गलत लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान है, वी शुड टेक, खाली स्थान दिया गया है मेजर्स टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट्स, यहाँ रिकरेंस होना चाहिए था, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इफेक्टिव, ठीक है, टेक इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट जो है रिकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इफेक्टिव। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि सेम मीनिंग आपको बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये एसेंशियल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, इसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नॉस्टैल्जिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा हिंदी का क्वेश्चन है, प्रशंसक का विलोम शब्द पूछा गया है, तो निंदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहाँ पर त्रुटि है वो आपसे पूछा गया, प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर पे मनाया जाता था, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा समूह तौर में नहीं, सामूहिक तौर पर मनाया जाता था, ठीक है, ये वाला सामूहिक तौर पर मनाया जाता था, तो समूह तौर गलत दिया गया है। उसके बाद फिर उसी प्रकार से है, त्रुटि आपको बताना है, बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी, यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, पढ़ना नहीं छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ाई छोड़ दी, तो ये पढ़ना छोड़ दी नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ दी होगा। उसके बाद देखिए तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बहुत ही कठिन मतलब संघर्षपूर्ण समय कह सकते हैं, तो संकटपूर्ण कठिन काम करना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत संकटपूर्ण काम करना। उसके बाद देखिएगा कि अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, यहाँ पर त्रुटि कहाँ पर दिया गया है ये बताना है, तो ठीक नहीं होगी नहीं होगा, ठीक नहीं होगा होगा, ठीक है, क्या होगा कि अपनी जीभ पर लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, तो ये वाला जो है पोर्शन ठीक नहीं होगी गलत दिया गया है। उसके बाद हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, तो हाथ मल के क्या फ़ायदा, तो वहीं ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पछताना। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया कि इसमें सही कौन सा दृष्टि लिखा गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइएगा। इस मूर्ति में मानो ईश्वर खाली स्थान देर हो गए हैं, तो क्या हो गए हैं बताइए, तो यहाँ पर साकार होगा, इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही साकार हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि उत्सुक का पर्यायवाची शब्द, तो उत्सुक मतलब क्या होता है, उत्सुक का मतलब आतुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, पूछा गया है कि मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से खाली स्थान स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तो वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वांछित, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।